हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरवी यूके एजुकेशन। दोस्तों, कल हमने उत्तराखंड के ऐतिहासिक कालक्रम पढ़े थे, ठीक है, जिनमें हमने इसके 3 काल पढ़े थे। प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल या प्रस्तर युग भी कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल जिसे पौराणिक काल भी कहते हैं, और ऐतिहासिक काल। ठीक है, इन 3 कालों में उत्तराखंड के इतिहास को बांटा गया है, यह आपको बताया था। तो कल हमने आद्य ऐतिहासिक काल में गढ़वाल तक के पोर्शन को पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम इसी से आगे शुरुआत करेंगे और आद्य ऐतिहासिक काल में कुमाऊं के क्षेत्र के बारे में क्या लिखा गया है, क्या बातें बताई गई हैं, ये जानेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। कुमाऊं क्षेत्र। तो आज हम कुमाऊं क्षेत्र की बात करेंगे। वैसे तो कुमाऊं क्षेत्र के विषय में कम ही जानकारी मिलती है हमारी धार्मिक ग्रंथों से, बट जितनी मिलती है वह इस प्रकार है। पहला है आपका कातेश्वर पर्वत किस स्थान पर है। इस कातेश्वर पर्वत की बात क्यों हो रही है अभी पता चल जाएगा आपको। फिलहाल कातेश्वर पर्वत किस स्थान पर है, यह जो है चंपावत में स्थित है, और इसका जो आकार है वो कैसा है, कच्छप की पीठ की आकृति की तरह है। ठीक हो गया। अगला आता है आपका कातेश्वर पर्वत का वर्तमान में क्या नाम है। इसका वर्तमान में नाम है कांडादेव या कानदेव। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कातेश्वर पर्वत कौ से, इसका जो वर्तमान में नाम है कौ से ही है, कांदादेव या कानदेव। ठीक है। इसके बाद पौराणिक ग्रंथों के अनुसार किस पर्वत पर विष्णु भगवान का कुर्मा या कच्छपावतार हुआ था। किस पर्वत पर हुआ था, इसी कातेश्वर पर्वत पर हुआ था, इसी कातेश्वर पर्वत पर हुआ था। अगला आता है मानस खंड में इस क्षेत्र को क्या बोला गया है। मानस खंड में इस क्षेत्र को क्या बोला गया है, कुर्मांचल। क्या बोला गया है, कुर्मांचल। अब आप बात आती है इसी कुर्मांचल शब्द से कुमाऊं का उदय कैसे हुआ। ठीक है, कुर्मांचल से ही कुमाऊं बना है। वो कैसे बना, देखो प्राकृत भाषा में कुर्मांचल शब्द जो था संस्कृत भाषा का था, तो ये प्राकृत में आते आते इसका नाम क्या हो गया, कुमू हो गया। प्राकृत भाषा में आते आते यह कुमू बन गया। इसके बाद हिंदी में इसका नाम कुमाऊं, ठीक, अरे यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है, ये जो क्या है कुमाऊं है, ये क्या है कुमाऊं है, तो यह कुमाऊं हो गया। तो कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है, इसी स्कंद पुराण के मानस खंड में। अगला आता है आपका ब्रह्मा एवं वायु पुराण के अनुसार यहाँ पर कौन सी जातियां निवास करती थी। कौन सी जातियां निवास करती थी ब्रह्मा और वायु पुराण के अनुसार, किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व और नाग। ठीक हो गया। अब मैं बात कर रहा था कातेश्वर पर्वत की, यहाँ पर क्यों बात आई। बात इसलिए आई क्योंकि हमारा इस कुमाऊं क्षेत्र का नाम कैसे पड़ा। ठीक है, इस कुमाऊं क्षेत्र का नाम, ये कुमाऊं, इसका नाम कुमाऊं कैसे पड़ा, ये कातेश्वर पर्वत के कारण पड़ा, क्योंकि इस स्थान पर क्या बताया, विष्णु भगवान का क्या था, कच्छपा अवतार हुआ था। ठीक है, तो इनसे सवाल बनते हैं, कच्छपा अवतार हुआ था तो इस स्थान का नाम कुर्मू या कच्छपा अवतार हुआ था, तो यहाँ से ये कुर्मांचल पड़ा था इसका नाम, इस क्षेत्र का नाम। तो यह पहले चंपावत, ये जो कुर्मांचल शब्द था यह केवल चंपावत या इसके आसपास के क्षेत्र के लिए यूज होता था। यह सवाल आ रखा है पेपर में, कुर्मांचल शब्द सर्वप्रथम किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ, यह किसके लिए हुआ था, चंपावत के लिए हुआ था। तो इसके बाद कुर्मांचल शब्द क्या प्राकृत से होते हुए कुमू बना, हिंदी से होते हुए यहाँ पर कुमाऊं बना। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं। अब इस क्षेत्र में यक्ष के निवास करने की पुष्टि करता है। इस क्षेत्र में यक्ष भी रहे इसकी पुष्टि कौन करता है, जाखन देवी का मंदिर। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। जाखन देवी का मंदिर यक्षों ने बनाया था, इसलिए यह यक्षों के निवास स्थान की पुष्टि करता है कि यहाँ यक्षों ने भी राज किया। इसके बाद आता है कुमाऊं क्षेत्र का बेनीनाग या बेनीनाग, धौलनाग, कालीनाग, पिलंगनाग
खरहरी नाग, वासुकीनाथ आदि नाग देवता के मंदिर इस स्थान में किसके निवासों की पुष्टि करते हैं? ठीक है, सबके पीछे नाग नाग लग रहा है, तो नाग भी एक जाति थी, उनकी क्या निवास स्थान की पुष्टि करता है कि इन्होंने भी यहाँ पर शासन किया या ये रहे यहाँ पर। तो नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर कौन सा है? जो नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है यही बेनीनाग या बीनाग या बेनीनाग, जो पिथौरागढ़ में स्थित है, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आता है किरात के वंशज आज भी कुमाऊं के किस क्षेत्र में निवास करते हैं? एक किरात जाति भी थी, ठीक है, इसके वंशज आज भी कुमाऊं में निवास करते हैं। कहाँ करते हैं? अस्कोट या डीडीहाट क्षेत्र में, अस्कोट या डीडीहाट क्षेत्र में। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर अभी अस्कोट और डीडीहाट किस जिले में पड़ता है? किस जिले में पड़ता है? ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे कि अस्कोट और डीडीहाट किस जिले में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस जाति के समय में अधिक हुआ था? ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा फलीभूत किस जाति के समय में हुआ था? यह हुआ था खस जाति के समय में। किस जाति के समय में? खस जाति के समय में। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रमुख लेख। ठीक है, जो लेख मिले हैं वो चाहे ताम्र लेख हों, दीवालों पर हों या ईंटों पर हों, उन लेखों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला आता है हमारा कालसी अभिलेख। पहला कौन सा आता है हमारा? कालसी अभिलेख। कालसी अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे हम। अशोक ने एक शिलालेख अपने राज्य की उत्तरी सीमा पर 257 ईसा पूर्व में कालसी में लिखवाया था, जो स्थित है, कहाँ स्थित है यह स्थित है देहरादून में। ठीक है, कहाँ स्थित है? देहरादून में। अब बात आती है, सवाल यह भी आता है कि अशोक ने कालसी अभिलेख कब लिखा था? 257 ईसा पूर्व में लिखा था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका यह लेख किस भाषा में है? जो अशोक का कालसी अभिलेख है यह किस भाषा में है? यह है पाली भाषा में, पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद इस अभिलेख में अशोक द्वारा क्या घोषणा की गई है? जो अभिलेख लिखा है इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है उसने राज्य में हर स्थान पर मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। इसमें लोगों से हिंसा को त्यागने तथा अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है। ठीक है, इस जो लेख में, इस कालसी अभिलेख में जो लिखा गया है वह इस प्रकार है। इसके बाद आता है हमारा कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? जो यहाँ निवास करते थे, यहाँ जो भी जातियाँ निवास करती थी, इनके लिए क्या प्रयोग हुआ है? पुल्लिंग शब्द प्रयोग हुआ है। ठीक है, यह सवाल आया है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है कि कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए क्या शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आता है आपका कालसी अभिलेख में इस क्षेत्र के लिए क्या शब्द का, अरे ये अलग हो गया है, इस शब्द का क्या शब्द का प्रयोग हुआ है? ठीक है, अब बात आती है, अभी क्या बात थी कि निवासियों के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए क्या शब्द है? पुल्लिंग शब्द। अब है इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? अपरांत। ये दो चीज़ें याद करने वाली चीज़ें, अपरांत और पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग और अपरांत। पुल्लिंग जो है यहाँ के निवासियों के लिए और अपरांत यहाँ के क्षेत्र के लिए। इसके बाद आता है राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजकुमारी ईश्वरा, इसका शिलालेख लाखा मंडल, देहरादून, जौनसार, भाबर क्षेत्र से। ठीक है, लाखा मंडल है जो कहाँ पड़ता है? जौनसार, भाबर क्षेत्र में। यहाँ से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसके बाद आता है आपका राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख के अनुसार इस क्षेत्र में किसका राज्य था? इस क्षेत्र में यमुना उपत्यका में यादवों का यानी यदुवंशियों का शासन था। इन लोगों की राजधानी कहाँ थी? सिंहपुर में थी। और शिलालेख में क्या है? 11 पीढ़ी के 12 राजाओं का उल्लेख भी मिलता है।
इन्हीं के। इसके बाद मंदिरों की दीवारों पर लेख मिले हैं। अब बात हो रही है मंदिर हैं जो मंदिरों की दीवारों पर लिखे हुए लेख कहाँ मिले हैं? गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ तथा नाला से। ठीक है, ये चीज याद करना, ये कहाँ लिखे गए हैं? दीवारों पर। इसके बाद आता है गुफाओं के अंदर। अब बात हो रही है, ये तो मंदिरों की दीवारों पर लिखे लेख थे, अब बात हो रही है गुफाओं के अंदर दीवारों पर लिखे लेख। ये कहाँ से मिले? देवप्रयाग बामन गुफा तथा कल्पनाथ से। ठीक है, इसके बाद आता है ईंटों पर उत्कीर्ण लेख कहाँ से मिले हैं? अब ईंटों की बात हो रही है, ईंटों की। ईंटों में जो लेख मिले हैं लिखे हुए, वो कहाँ से मिले हैं? नैनीताल तथा बाड़ वाला। कहाँ है ये? देहरादून में। इसके बाद आता है मूर्ति पिटिका लेख मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं? देवलगढ़, श्रीनगर तथा कौलसारी, चमोली से। त्रिशूल लेख मिले हैं कहाँ से? गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से किन दो राजाओं का विवरण मिलता है? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से किन दो राजाओं का विवरण मिलता है? गणपति नाग व अशोक चल्ल का। इसके बाद आता है प्रथम एवं द्वितीय सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं मिलती हैं। यह मिलती हैं आपका मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अभी आएगा अगला सवाल बताऊंगा। मोरध्वज स्तूप से तीसरी सदी का मुद्रालेख मिला है। ठीक है, ये चीज भी याद रखना, जो मोरध्वज स्तूप है यहाँ से क्या मिला है? तीसरी सदी का मुद्रालेख मिला है। अब है किस वंश के इतिहास का एकमात्र स्रोत उसकी मुद्राएं हैं? ठीक है, कौन सा वंश है ऐसा जो जिसका जो स्रोत है, जिसके बारे में मालूम चलता है केवल उसकी मुद्राओं से पता चलता है? यह कौन सा है? कुणिंद वंश। कुणिंद वंश का कुणिंद शासक अमोघ भूति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है, या किस लिपि में मुद्राओं में लिखा गया है? किस लिपि में? ब्राह्मी व खरोष्ट लिपि में। इसके बाद आता है कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपर्तीय लेख मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत व बैजनाथ से, कुमाऊं क्षेत्र से। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इस क्षेत्र के प्राचीन कालीन लेखों में निम्न पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। किन पदाधिकारियों का? देखो, जो उस समय शासन प्रशासन चलाने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, शासनिक अधिकारी होते थे, उन लोगों को क्या नाम से जानते थे? ठीक है, उस चीज़ की बात हो रही है। पहला आता है आपका पल्लिका। पल्लिका किसे कहते थे? जो छोटे ग्राम होते थे उन्हें पल्लिका कहा जाता था, छोटे ग्रामों को। इनसे सवाल बनते हैं बहुत बार, इन्हें ध्यान से सुनना। इसके बाद आता है महत्तम। ठीक है, महत्तम किसे कहा जाता था? जो ग्राम शासक होता था। पल्लिका छोटे ग्रामों को, और जो उन ग्रामों पर शासक किया करता था उसे महत्तम कहते थे। ठीक है, उसके बाद आता है भृत्य। भृत्य कहा जाता था सेवक को। और इसके बाद आता है प्रतिहार। प्रतिहार बोला जाता था द्वार रक्षक को, जो द्वारपाल होते थे उनको बोला जाता था प्रतिहार। गोप्त, गोप्त बोला जाता था रक्षक को। इसके बाद कोटपाल। कोटपाल कहा जाता था गढ़ रक्षक को। ठीक है, जो गढ़ होते थे उनके रक्षकों को कोटपाल कहा जाता था। बलाध्यक्ष, बलाध्यक्ष कहा जाता था सेना नायकों को। जो सेना के नायक होते थे उनको बलाध्यक्ष कहा जाता था, बलाध्यक्ष। महादंड नायक, महादंड नायक कौन होता था? प्रधान सेनापति होता था। इसके बाद आता है अक्षपटलिक। ठीक है, यह किसे कहते थे? जो लेखा परीक्षक होता था। इसके बाद कुलचारिक। कुलचारिक किसे कहा जाता था? तहसीलदार को। ठीक है, तो जिन नामों से इनको संबोधित किया जाता था, तो ये प्राचीन नाम है, ये जो इनके पुराने वर्तमान नाम है जो वर्तमान में प्रचलित हैं। ठीक है, तो इसे आज यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो कल हम ऐतिहासिक काल के बारे में
पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।